हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 21। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता का पार्ट 2। हम लोगों ने इसका पार्ट 1 देख चुका था और उसमें हम लोग देखे थे कि वैदिक सभ्यता जो थी उसका मतलब क्या था, वैदिक सभ्यता का समय क्या है, 1500 से लेकर के 600 बीसी तक है। उसके बाद हम लोगों ने उसमें देखा था कि इसमें जो 4 वेदों की रचना हुई थी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, चारों वेदों के बारे में हम लोगों ने डिटेल से देखा था कि कौन से वेद में किसके बारे में कहा गया है और किस किस तरह के क्वेश्चंस उससे विभिन्न सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप भी स्टेट पीसीएस जैसे बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। और मैंने आपको यहाँ पर हिस्ट्री बहुत ही डिटेल से पढ़ाई है, बहुत ही जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है उनकी सहायता से एक प्रॉपर नोट्स बनाया है और आपको मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इस तरह कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और चलिए हम लोग देखते हैं आज पूर्व वैदिक काल को। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि जो वैदिक सभ्यता में वेदों की रचना हुई थी तो वो 4 वेद थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो कौन थे, आर्य लोग थे। आर्य लोग कहाँ से आए थे, उनका मूल निवास स्थान कहाँ था, तो विभिन्न विद्वानों के बीच उनमें मतभेद रहा था। हम लोगों ने देखा था कि जो सर्वाधिक मत प्राप्त थे वो क्या है कि जो आर्य लोग थे वो आपका मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, वैदिक शब्द जो है वो आपका वेद से निकला है और उसका मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं वैदिक सभ्यता को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 1500 से लेकर के 1000 बीसी को पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल कहा जाता है और 1000 से लेकर के 600 बीसी को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, मतलब लेटर वैदिक पीरियड। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं बेसिकली वो हम लोग देखेंगे आज क्या, पूर्व वैदिक काल को देखेंगे, प्री वैदिक पीरियड को। और वैदिक सभ्यता को जो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्री वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, मतलब पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, दोनों में जो अंतर है वो बेसिकली लोहे के प्रयोग से है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि वहाँ पर लोहे का प्रयोग शुरू हो जाता है, मतलब लोगों को लोहे की जानकारी हो जाती है। और पूर्व वैदिक काल में लोहे की जानकारी नहीं होती है। आपको मैंने हड़प्पा सभ्यता पढ़ाया है, हड़प्पा सभ्यता में मैंने कहीं भी लोहे की जिक्र नहीं की है। बहुत सारे स्थलों के बारे में बताया है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चनहुतड़ो, धोलावीरा, बहुत सारे साइट्स के बारे में आपको डिटेल से बताया है कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें पाई गई है। आप गौर करेंगे कि मैंने कहीं भी लोहे का बात नहीं कहा है, मैंने तांबे की बात कही है, ठीक है, कॉपर की बात कही है, मैंने कांसे की बात कही है, जिंक, लेकिन मैंने कहीं भी लोहे की बात नहीं कही है। ठीक है, क्योंकि लोहे का उपयोग जो है हमारा वैदिक काल से शुरू होता है और उसमें भी ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में नहीं, उत्तर वैदिक काल में शुरू होता है, मतलब वैदिक काल के लास्ट वाला फेज में शुरू होता है लोहे का प्रयोग। ठीक है, तो आज जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग का क्या है, ऋग वैदिक काल है। और ऋग वैदिक काल एक बहुत इंटरेस्टिंग है और हम लोग इसमें डिटेल चीज़ देखेंगे। देखिए, मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी भी सभ्यता, किसी भी टाइम पीरियड के बारे में हमें जानना है, किसी के इतिहास को जानना है, अगर आप चाहते हैं एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे, तो उसके बहुत सारे जितने भी डायमेंशंस है हमें सबको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल के बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे, तभी ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, चलिए। तो ऋग वैदिक काल को ऋग वैदिक काल क्यों कहते हैं या पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो समय है 1500 से लेकर के 1000 बीसी, इसका जो भी इतिहास का हमको जानकारी मिलता है वो कहाँ से मिलता है, ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है, मतलब इस समय ऋग्वेद संहिता की रचना हुई थी। ठीक है, ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसीलिए ऋग्वेद पर ही सारा ज्ञान हमें प्राप्त होता है, ऋग वैदिक काल का या पूर्व वैदिक काल का। इसीलिए ऋग्वेद ही एक प्रमुख आधार है ऋग्वैदिक काल के इतिहास को जानने के लिए। तो सबसे पहले जो हम लोग अभी चर्चा करेंगे आज वो क्या करेंगे, ऋग्वैदिक काल के सामाजिक स्थिति को देखेंगे सबसे पहले हम लोग। तो सामाजिक स्थिति को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद का जो समाज था, ठीक है, पूर्व वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं और पूर्व वैदिक कालीन में जो समाज था वो कैसा था, पितृसत्तात्मक था। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिए कि हम लोग अलग अलग से देखेंगे, मतलब 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक को एक बार में देखेंगे, फिर दूसरे वीडियो में देखेंगे क्या, 1000 से लेकर के 600 बीसी तक के इतिहास को देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस सबसे पहले आज जो देख रहे हैं पूर्व वैदिक काल, इसमें हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे, फिर उत्तर वैदिक काल में सारी चीज़ों को देखेंगे। तो पूर्व वैदिक काल में सामाजिक स्थिति कैसी रही थी,
समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक था। ठीक है, हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता देखा था और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमारे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो वहाँ का समाज क्या था, मातृसत्तात्मक समाज था। मतलब बहुत सारे मूर्तियाँ जो पाई गई है वो देवियों की पाई गई है और उसे अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा सभ्यता जो था वो आपका मातृसत्तात्मक समाज था। इसके बाद समाज का जो संगठन का आधार था पूर्व वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल में, जो सामाजिक संगठन का जो आधार था वो क्या था, आपका गोत्र था। उसको हम लोग जन्म मूलक भी कहते हैं, जन्म मूलक। सबसे छोटी इकाई जो होती थी परिवार, वो क्या होता था, परिवार या कुल होता था। ठीक है, ऋग वैदिक काल में जो सबसे छोटी इकाई समाज की होती थी ना, वो एक परिवार होता था या उसको हम लोग कुल बोलते थे। और इसका जो मुखिया होता था इसको हम लोग क्या बोलते थे, पिता। उसको कुलप भी कहा जाता था। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। ऋग वैदिक काल में परिवार का मुखिया कौन होता था, पिता होता था या फिर कुलप कहीं कहीं मिलता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा गया है कि ऋग वैदिक कालीन जो सामाजिक स्थिति थी इसमें लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, मतलब जॉइंट फैमिली इनका ज़्यादा इंटरेस्ट था। जैसे दादा नानी नानी पोते ये सब मिल करके रहते थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे जो वर्ण व्यवस्था जो आपका वैदिक काल में शुरू होता है। हड़प्पा सभ्यता में वर्ण व्यवस्था या वर्ण सिस्टम का कोई भी साक्ष्य नहीं पाया गया है, लेकिन वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था पाई गई है वो ऋग वैदिक काल में, मतलब स्टार्टिंग से ही। इस ऋग्वैदिक का जो ऋग्वेद में जो 10 मंडल है उसके 10वें मंडल मतलब सबसे अंतिम मंडल में मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद का जो पहला और 10वां मंडल है ये सबसे बाद में जोड़ा गया है। इसके 10वें मंडल में जो वर्णित पुरुष सूक्त है इसमें 4 वर्ण की बात कही गई है। 4 वर्ण क्या क्या होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। इसमें बताया गया है कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो विराट पुरुष की मुख से, मतलब उनका जो फेस है वहाँ से ये उत्पन्न हुए हैं। क्षत्रिय जो है वो आपका भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं। वैश्य लोग जो है जांघों से उत्पन्न हुए हैं और शूद्र लोग पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, ये आपका ऋग्वेद का पुरुष सूक्त में बताया गया है जो कहाँ है, 10वें मंडल में है। तो इसमें कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में आपका काम आएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इन चीज़ों को याद करते जाइए। ठीक है, हमने वर्ण के बारे में देख लिया, 4 वर्ण थे। अब यज्ञ की बात करते हैं कि ऋग वैदिक काल में जो यज्ञ होता था उसमें पति और पत्नी दोनों भाग लेते थे। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पत्नियों को, मतलब स्त्रियों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त हो गया। मतलब हमारा जो वैदिक काल का जो समाज था उसमें स्त्रियों को एक बहुत ही ऊंची समान मतलब मान्यता दी गई थी, उनसे भेदभाव नहीं किया जा रहा था। उसके बाद बहुत सारी कुप्रथाएं थी जो यहाँ पर नहीं आपको देखने को मिलती है, जैसे कि बाल विवाह नहीं देखने को मिलता है, सती प्रथा, प्रथा प्रथा, इस तरह की जो भी प्रथाएं हैं वो आपका ऋग्वैदिक समाज में नहीं मिलती है, जबकि विधवा विवाह का साक्ष्य पाया गया है। इसके साथ ही दहेज प्रथा का कोई भी साक्ष्य नहीं पाया गया है, मतलब दहेज प्रथा जैसी कोई भी धारणा ऋग्वैदिक कालीन समाज में नहीं थी। इसके बाद शिक्षा जो था स्त्रियों को प्रॉपर मिलता था, मतलब स्त्रियों को भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार पूर्व वैदिक कालीन समाज में था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ कुछ चीज़ें और भी है। हम लोग पढ़ रहे हैं सामाजिक स्थिति को, और सामाजिक स्थिति में शादी विवाह खान पान पहनावा सब कुछ देखना पड़ता है। तो वैसी कन्याएं जो आजीवन अविवाहित रहती थी उनको अमाजु कहा जाता था। जो दास प्रथा का उल्लेख पाया गया है, 1 मिनट, ठीक है, दास प्रथा का उल्लेख ऋग्वैदिक कालीन समाज में पाया गया है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा ये जो दास प्रथा है ये इटली या रोम में जो दास व्यवस्था चल रही थी, मतलब यूरोप में जो दास व्यवस्थाएं चल रही थी उससे बिल्कुल अलग थी। ठीक है, यहाँ दास व्यवस्था उतनी मतलब नीचे नहीं गिर गई थी, यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों की मर्यादा जीवित थे। तो जो दास प्रथा ऋग्वैदिक कालीन समाज में थी वो यूरोप की दास प्रथा से थोड़ी अलग थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो लोग थे उनका खान पान कैसा था। तो लोगों का खान पान मांसाहारी और शाकाहारी दोनों टाइप का था। मतलब हड़प्पा सभ्यता में भी हम लोगों ने देखा था। हम लोग कोरिलेट करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो आसान होगा पढ़ने में और आपका कॉन्सेप्ट भी नहीं छूटेगा। मतलब जब भी आप किसी दूसरे इतिहास को पढ़ेंगे तो उसको आप कोरिलेट करेंगे उस समय कैसा था, तो इससे आपको ज़्यादा याद होगा और कन्फ्यूजन दूर होगा आपका। ठीक है, वो एक दूसरे से आप कंपेयर कर पाएंगे। ऋग्वैदिक काल में जो विवाह होते थे, हम लोग सामाजिक कंडीशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो जानना जरूरी है। विवाह 2 टाइप के होते थे, एक अनुलोम विवाह, एक प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या होता था कि जो जेंट्स होते थे, मतलब जो पुरुष होता था और स्त्री होते थे, इसमें पुरुष उच्च वर्ण का होगा और स्त्रियां क्या होगी, निम्न वर्ण की होगी। इसको क्या बोलेंगे, अनुलोम विवाह।
लेकिन प्रतिलोम विवाह में क्या होगा, जो स्त्री होगी वो उच्च वर्ण की होगी, मतलब जैसे ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, और पुरुष जो होगा ना वो निम्न वर्ण का होगा, जैसे वैश्य हो गया या शूद्र हो गया, इस टाइप से, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर जो है शव को अग्नि में जलाने का साक्ष्य पाया गया है, मतलब अंतिम संस्कार अग्नि मतलब पूर्ण दाह संस्कार का साक्ष्य पाया गया है। इसके साथ ही कभी कभी उनको दफनाया भी जाता था। मनोरंजन की बात करेंगे हम लोग, सामाजिक स्थिति की बात कर रहे हैं, तो मनोरंजन के लिए लोग पासा वगैरह खेलते थे और नाच गान भी करते थे, मतलब नृत्य संगीत करते थे, ठीक है। तो हम लोग सामाजिक स्थिति को देख रहे हैं ऋग वैदिक काल का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम लिखते हैं या मेंस का एग्ज़ाम लिखते हैं तो कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना बहुत ही ज़रूरी है, और कॉन्सेप्ट तभी बिल्ड हो पाएगा जब चीज़ों को बारीकी से समझा जाएगा। तो हम लोग सामाजिक स्थिति में रहन सहन, समाज की स्थिति कैसी थी, लोग कैसे रहते थे, उनका खान पान क्या था, उसकी उन चीज़ों को देख लिया। अब हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे हम लोग राजनीतिक स्थिति को, कि जो ऋग वैदिक काल के समाज की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो राजनीतिक स्थिति का मतलब क्या होता है, पहले आप इस चीज़ को समझिए। इसमें हम लोग बेसिकली क्या जानना चाहेंगे, हम लोग इसमें ये जानेंगे कि उनकी राजनीति कैसी थी, मतलब उनका शासन प्रणाली कैसा था, ठीक है। तो देखिए, जो ऋग वैदिक कालीन समाज था वो आपका कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था, ठीक है, मतलब लोग कबीलों में रहा करते थे। ऋग वैदिक लोग जो है वो आपका दो पार्ट में डिवाइडेड थे, एक जन में रहते थे और एक कबीलों में रहते थे। जो कबीले में रहते थे ना, उनका जो राजा होता था उसको क्या बोलते थे हम लोग, गोप बोलते थे, ठीक है। ऋग वैदिक लोग दो पार्ट्स में बंट करके रहते थे, एक जन में और एक कबीले में। कबीले का जो राजा होता था उसको क्या बोला जाता था, गोप बोला जाता था। आर्य लोग जो है वो आपका पंचजन, इनको पंचजन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 5 कबीलों में पाए गए थे, ठीक है। इनके कुल क्या थे, 5 थे, अनु, दुहु, पुरु, तुर्वस और यदु, ये 5 कबीले थे, इसीलिए आर्य को पंचजन भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको याद रखिएगा, आर्य को पंचजन भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें कि जो राज्य का जो मूल आधार था वो क्या था, आपका कुल या परिवार था। परिवार के जो मुखिया होते थे उसको हम लोग क्या बोलते थे, कुलप या गृहपति कहा जाता था। कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, परिवार का मुखिया को क्या बोलेंगे हम लोग, कुलप या गृहपति बोलेंगे। और कुलों के आधार पर जो ग्राम का निर्माण होता था, और ये ग्राम का प्रमुख जो होता था उसको क्या बोलते थे, ग्रामणी बोला जाता था। ऋग वैदिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि ऋग वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में ग्राम के प्रमुख को निम्नलिखित में से कौन से नामों से जाना जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा तो आपको क्या याद रखना है, ग्रामणी। ग्रामणी ग्राम का प्रमुख होता था, और बहुत सारे ग्राम को मिला करके एक विष बनता था, और जो विष का प्रधान होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, विषपति बोला जाता था, ठीक है। और विष से जन बनता था, और जन का प्रधान कौन होता था, जनपति होता था। तो हम लोगों ने देखा ग्राम का प्रधान ग्रामणी होगा, विष का प्रधान विषपति होगा, और जन का प्रधान जनपति होगा। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे, जिनसे क्वेश्चन बहुत सारा बनता है। और जो यहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था था वो कुछ कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड था। जैसे हम लोग देखेंगे आर्यों की प्रशासनिक इकाई जो थी वो आपका 5 हिस्सों में बँटा हुआ था, कुल, ग्राम, वेश, जन और राष्ट्र। हम लोगों ने देखा ग्राम का जो प्रमुख होता था उसको क्या बोलते थे, वेश का प्रमुख, जन का प्रमुख, कुल का प्रमुख, राष्ट्र का प्रमुख भी देख लेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो इनके जो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली है ऋग वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में, शासन प्रणाली कैसी थी, तो आपका राजतंत्रात्मक था, ठीक है। मतलब आप देखेंगे कि हमारी जो शासन व्यवस्था है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, एक अच्छी स्थिति में आ रही है, ठीक है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में शासन व्यवस्था का बहुत ज़्यादा हमें कुछ जानकारी नहीं मिल पाती है, लेकिन वैदिक सभ्यता में थोड़ी थोड़ी लोगों को शासन प्रणाली की ज़रूरत पड़ती है। मतलब लोग समाज में रहेंगे तो समाज में एडमिनिस्ट्रेशन तो बने रहना चाहिए ना, तभी तो लोग खुले में जी पाएंगे अच्छे से। तो उनके लिए राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की यहाँ शुरुआत होती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन गणतंत्र भी उनमें दिखाई देती है, ठीक है। और राजा का जो प्रमुख कर्तव्य होता था वो क्या होता था, कबीले की रक्षा करना। मतलब यहाँ पर जो राजा थे ना वो उनको बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं मिल गया था, वो कहीं ना कहीं कबीले की रक्षा करते थे और कबीलों के लोगों पर डिपेंडेंट रहते थे, ठीक है। मतलब धीरे धीरे शासन प्रणाली क्या हो रही थी, सुदृढ़ हो रही थी, शासन प्रणाली धीरे धीरे सुधर रही थी। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि महिलाओं की भी राजनीति में भागीदारी जो थी वो आपका काफ़ी अच्छी थी। मतलब राजनीति में न सिर्फ पुरुषों ने भाग लिया बल्कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर के भाग लिया,
और हम लोग देखेंगे कि जनतांत्रिक जो व्यवस्था है यहाँ पर कैसी व्यवस्था है, तो जनतांत्रिक व्यवस्था है। 1 सेकेंड। ठीक है, जनतांत्रिक व्यवस्था का भी साक्ष्य ऋग्वैदिक समाज में पाया गया है और इसमें सभा, समिति और विदथ जो है वो आपका प्रमुख संस्थान थे। आप समझ सकते हैं कि जो प्रशासनिक संस्थान थे उसमें सभा, समिति और विदथ और गण भी है, टोटल 4 है, लेकिन सभा, समिति और विदथ जो है इसमें काफ़ी प्रमुख है। और ये सभी राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक प्रश्नों पर क्या करते थे, विचार विमर्श करते थे। इन संस्थाओं का काम क्या था, जो भी मुद्दे होते थे, जो भी क्षेत्रीय राजनीतिक, आर्थिक या धार्मिक प्रश्नों पर जो भी मुद्दे होंगे उन पर विचार विमर्श करना इनका काम होता था। सभा और समिति क्या होती थी, देखिए, तो ये दोनों राजा को सलाह देने का काम करते थे। मतलब हम लोगों ने अभी देखा कि जो ऋग्वैदिक समाज का जो राजा होता था उनको बहुत ज़्यादा अधिकार प्राप्त नहीं था। वो कहीं ना कहीं लोगों से ही सहायता लेकर के लोगों की सहायता करता था। मतलब लोगों की बातें सुनता था और बहुत ज़्यादा वो खुद पे डिपेंडेंट ना होकर के लोगों पर डिपेंडेंट था। तो सभा और समिति दो ऐसी संस्थाएं थी जो राजा को सलाह देती थी बहुत सारे प्रश्नों पर, बहुत सारे विचारों पर। और इसमें सभा जो था वो क्या था, आपका श्रेष्ठ लोगों की संस्था था। और समिति जो था वो आपका सामान्य जनता का एक संस्थान था, जिसमें राजा की नियुक्ति जो है, पद से हटाने, उन पर नियंत्रण, ये सारी मुद्दाएं जो थी उन पे डिसीजन लिया जाता था। कब, जब समिति पर। ठीक है, विदत क्या था, आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्यों की सबसे प्राचीन संस्थान कौन सी थी, ऑप्शन दिया रहेगा आपको सभा, समिति, विदत, गण, तो आपको क्या मारना है, विदत। विदत जो है आर्यों की सबसे प्राचीन संस्थान रही थी। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो सभा और समिति, ये दो जो राजनीतिक संस्थान थे, जनतांत्रिक संस्थान थे, इसमें स्त्रियां भी भाग लेती थी। ठीक है, तो जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि जो स्त्रियां थी वो आपका वैदिक काल में एक बहुत ही अच्छे पोस्ट पर थी। मतलब इनको बहुत ही सम्मानजनक व्यवहार किया जा रहा था। तो स्त्रियां बढ़ करके सामाजिक कार्य हो या आर्थिक कार्य हो या फिर राजनीतिक कार्य हो, सब में ये बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। तो हम लोग स्त्रियों की कंडीशन को अगर देखेंगे थोड़ा सा, तो वो हड़प्पा सभ्यता से शुरू होकर के लगातार बढ़ती है, लेकिन वैदिक सभ्यता के बाद फिर धीरे धीरे गिरना शुरू होती है। और फिर जैसे कि वर्तमान स्थिति को देखा जाएगा तो लगातार जो स्त्रियों की स्थिति है वो क्या कर हो, दिन ब दिन राइज हो रही है, दिन ब दिन उनकी स्थिति अच्छी हो रही है। ठीक है, इसके साथ ही जो भूमि का स्वामी होता था, पूर्व वैदिक काल में जो भूमि का स्वामी होता था वो राजा नहीं होता था बल्कि जनता खुद होती थी। और अगर अगर आप टैक्सेस की बात करेंगे कि बलि, बलि एक वर्ड यूज होता है जिससे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो बलि क्या था, एक कर था जो प्रजा द्वारा राजा को दिया जाता था स्वेच्छा से। ठीक है, मतलब जो प्रजा होती थी, जो कृषि कार्य करती थी या पशुपालन करती थी या बहुत सारी क्रियाएं करती थी, वो राजा को अपनी स्वेच्छा के अनुसार एक कर देती थी। उस कर को क्या बोला जाता था, बलि बोला जाता था। ठीक है, और इसके बदले में राजा क्या करता, रिफंड करता उसको, तो सुरक्षा प्रदान करता था अपने लोगों को, अपने प्रजा को। राजा जो है सुरक्षा प्रदान करता था। राजा पूरी की पूरी वैदिक काल में हम लोग एक चीज़ पर गौर करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर कि राजा के पास जो है कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी। ठीक है, लेकिन जब भी युद्ध की परिस्थिति आती थी, जब भी युद्ध जैसे संकट उत्पन्न होती थी, तो जो सामान्य नागरिक होते थे ना, नागरिक, उन्हीं उन्हीं लोगों से सेना की सहायता ली जाती थी। ठीक है, वो सभी सेना का कार्य किया करते थे। तो आपको ये सब चीज़ें, ये सब कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, जो काफ़ी आसान है। और चीज़ों को समझ जाएंगे तो आपको किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होगी। वैदिक काल के जो राजा होते थे उनके पास अपनी कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी। मतलब इस समय जो है युद्धों के खतरे बहुत कम होते थे। तो इसके लिए जो नॉर्मल पीपल होते थे, ये अगर युद्ध की परिस्थिति आती थी तो जो सामान्य नागरिक होते थे वही सेना का कार्य करते थे। ऋग्वेद में जो राजा होते थे उनको गोप्ता या जनस्य कहा जाता था। ठीक है, ऋग्वेद में जो राजा के लिए जो शब्द यूज किया गया है उसको गोप्ता, जनस्य यूज किया गया है, और क्या, पुराव्यक्ता यूज किया गया है।
तो गुप्ता जनस का मतलब क्या होता है? कबीले का संरक्षक। और पुराव्यक्ता का मतलब क्या होता है? नगरों पर विजय पाने वाला। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप याद रखेंगे, ऋग्वेद में जो है राजा को क्या क्या बोला गया है? गुप्ता जनस से बोला गया है और पुराव्यक्ता बोला गया है। गुप्ता जनस का मतलब होता है कबीले का संरक्षक। जैसे कि हम लोग देखें कि राजा जो है वो कबीलों की सहायता से अपना शासन प्रणाली चला रहा था, और कबीलों की सहायता से ही वो चल रहा था। ठीक है, और नगरों पर विजय पाने वाला भी इनको कहा गया है। आप जब देखेंगे राजनीतिक स्थिति को या पूर्व वैदिक काल को, तो वहाँ पर आपको एक युद्ध का वर्ड दिखेगा, दशराज युद्ध। दशराज युद्ध से क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में, इसलिए इसको मैंने लिख दिया है थोड़ा सा। तो दशराज युद्ध क्या था, थोड़ा सा हम लोग ये भी जान लेते हैं। तो दशराज युद्ध क्या था? इसमें 10 राजाओं के साथ युद्ध होता है। ठीक है, 10 राजाओं के साथ दशराज युद्ध में युद्ध होता है। कहाँ पर होता है, क्वेश्चन ये बनता है। तो वो आपका रावी नदी के तट पर होता है, लेकिन वैदिक काल में लगभग कुछ कुछ नदियों का नाम जो है वो आपका अलग था। उस समय के नाम क्या था? परुष्णी नदी। ठीक है, तो परुष्णी नदी के तट पर 10 राजाओं के साथ युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच युद्ध हुआ था? भरत वंश के राजा सुदास और 10 जनों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें 5 आर्य 5 अनार्य थे। तो ये जो युद्ध हुआ था, इसमें कौन विजयी हुआ था? तो आपका राजा सुदास जो है आपका विजयी हुए थे। दशराज युद्ध 10 राजाओं के साथ युद्ध हुआ था, राजा सुदास के बीच और 10 बाकी जनों के बीच हुए थे। और इसमें जो विजय हुए थे वो कौन हुए थे? राजा सुदास हुए थे। तो इनको याद रखेंगे। दशराज युद्ध का वर्णन कौन से वेद में है? तो ऋग्वेद में इसका वर्णन है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से। हम लोगों ने सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को देख लिया पूर्व वैदिक काल को। अब बारी है आर्थिक स्थिति को देखने का, इकोनॉमिकल कंडीशंस की चर्चा करेंगे अब हम लोग। ठीक है, तो जैसे ही आप पढ़ेंगे पूर्व वैदिक काल को, एनसीईआरटी की बुक में भी आप पढ़ सकते हैं। क्लास 11 की ओल्ड एनसीईआरटी में शायद दी हुई है, हाँ। तो वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। 11 12 की एनसीईआरटी में दी हुई है। ठीक है, उसके बाद आर्थिक स्थिति की चलिए हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो पूर्व वैदिक कालीन समाज था, इसमें जो लोग थे वो, उनका जो मुख्य पेशा था वो क्या था? पशुपालन था, प्राथमिक पेशा। और उसके बाद क्या था? कृषि आता था। ठीक है, मतलब लोग जो थे वो पशुपालन करते थे पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पे क्या था उनका इकोनॉमिकल कंडीशन का स्थिति? वो कृषि कार्य करते थे। ठीक है, इनकी जो सबसे पवित्र पशु थी ना, वो क्या था? गाय था आपका। और गाय विनिमय भी किया जाता था, मतलब गाय लिया या दिया भी जाता था एक दूसरे व्यक्ति से। हम लोग उसको ले भी सकते थे और दे भी सकते थे। ठीक है, उसको विनिमय कहा जाता है। और गाय का जो नामकरण है ऋग्वेद में, वो क्या है आपका? अष्टकर्णी है। अष्टकर्णी नाम से भी गाय को यहाँ पर वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। और आर्यों की जो अधिकांश लड़ाइयाँ होती थी, यह देखा गया है वेदों में कि जो एक आदमी दूसरे आदमी से बीच जो लड़ाई होती थी ना, उसका कहीं ना कहीं रीज़न जो है वो गाय के लिए भी होता था। ठीक है, मतलब लोग अपने गायों के लिए युद्ध को लड़ा करते थे। गाय के महत्व को आप समझ सकते हैं कि लोग गायों के लिए युद्ध लड़ा करते थे। और जो ऋग्वेद है उसमें सबसे ज़्यादा जिस पशुओं के बारे में चर्चा की गई, उसमें किसकी चर्चा की गई है? तो वो गाय की चर्चा की गई है। तो गाय के महत्व को इसमें समझ सकते हैं आप। और एक शब्द है गविष्टि। गविष्टि जो शब्द है ना, वो गाय के महत्व को बताता है। ठीक है, और ऋग्वेद में गाय को, मतलब वेद में आप समझ सकते हैं कि अगन्या कहा गया है। अगन्या का मतलब क्या होता है? न मारा जाने योग्य पशु। मतलब गाय को नहीं मारे जाने वाले योग्य पशु में शामिल किया गया है। और गाय को अगर कोई हत्या करता है या घायल करता है, तो उसके लिए जो वेदों में सजा दी गई है ना, वो आपका मृत्यु दंड या देश से, क्षेत्र से बहिष्कृत, मतलब बाहर निकाल देने जैसी दंड के प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो आप गाय के महत्व को वेदों से समझ सकते हैं कि आज हम लोग गाय को माता की दर्जा दिए हुए हैं। और ये हमारे कोई नवीन विचार नहीं है, बल्कि ये हमारे प्राचीन इतिहास से चलते आ रहा है कि हमने गायों की हमेशा से माँ के समान माना है। ठीक है, गाय की जो हत्या या घायल करने वाले की जो सज़ा है ना, वो मृत्यु दंड उस समय दिया जाता था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो पन्नी पन्नी व्यापारी करने वाले समूह में से एक का नाम क्या था? पन्नी था। और ठीक है, और ये जो पन्नी लोग थे ना, वो आपका पशुओं की चोरी भी करते थे। इस बात को ध्यान देने का ज़रूरत है। तो पन्नी व्यापारी का ही एक नाम था, और ये पशुओं की चोरी किया करते थे।
हम लोग लगभग वीडियो के एंड में हैं, थोड़ी सी बाकी है, ठीक है। तो पुत्री को ऋग्वेद में दुहिता कहा गया है। दुहिता क्यों कहा गया है ना, क्योंकि ये गाय का दूध दोहती थी, ठीक है। इसके साथ अगर अन्य पशुओं की बात करेंगे गाय के अलावा, तो वो घोड़ा है। घोड़ा का जिक्र जो है ऋग्वेद में विशेष तौर पर किया गया है। आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि जो आर्य लोग थे वो अपने साम्राज्य विस्तार में काफ़ी अच्छी स्थिति तक चले गए थे, क्योंकि ये लोग घोड़े का उपयोग करते थे, जो अ, दौड़ने में काफ़ी फास्ट होता है, और इससे जो है एक जगह से दूसरे जगह पर लोग आसानी से बहुत तेज़ी से पहुंच जाते थे। तो घोड़ा आर्यों के लिए एक अति उपयोगी पशु रहा था, ठीक है। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का वर्णन किया गया है। और अगर हम लोग कृषि की बात करेंगे, हम लोगों ने पशुपालन की बात कर ली, पशुओं के बारे में देख ली, अब हम लोग थोड़ी सी कृषि के बारे में बात करते हैं। तो कृषि के बारे में बात करते ही हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, और 10 मंडल में जो चौथा मंडल है इसमें कृषि का वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में कृषि का वर्णन है, तो चौथे मंडल में है, ठीक है। और अनाज में जो है जौ का उल्लेख किया गया है, और इसमें 3 शब्द भी बताया गया है इस चौथे मंडल में: उर्दर, धन्य और संपत्ति। उर्दर का मतलब क्या होता है कि अन्न को मापने वाला एक बर्तन होता है उर्दर। धान्य का मतलब होता है अनाज। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि व्यापार जो होता था वो पन्नी लोगों पर अधिकार था, ठीक है। मतलब पन्नी लोग, जो मैंने आपको पिछले पेज में बताया है कि पन्नी व्यापारी का ही एक नाम था, ठीक है। तो जो व्यापार होता था उसमें मैक्सिमम जो अधिकार था वो किसका था, पन्नी लोगों का था, ठीक है। और व्यापार की जो पद्धति थी, ठीक है, मतलब आज हम लोग जैसे लेते हैं ना, आप बिस्कुट लिए, बिस्कुट के बदले में आप 5-10 रुपया दुकान को पे करते हैं। तो उस समय जो पद्धति थी, सिस्टम था जो बिजनेस का, वो क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली था, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, इसमें हम लोग एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को लेना देना करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे एक गाय लिया, इसके बदले में मैंने आपको 1 क्विंटल चावल दे दिया। तो इस तरह की पद्धति जो होती है उसको हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली या वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। और पूर्व वैदिक कालीन समाज में जो व्यापार की स्थिति थी वो क्या थी, वस्तु विनिमय प्रणाली पर डिपेंडेंट थी। इसके और हम लोग देखते हैं कि जो सूदखोर होते थे उसको वैकनाट भी बोला जाता था। एन ब्रैकेट में लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, नाम। एन मतलब नेम। सूदखोर को वैकनाट नेम से जाना जाता था। और इनका जो इंटरेस्ट रेट होता था, ब्याज की जो दर होती थी, वो काफ़ी हाई होती थी। ऋग्वेद में अन्य जो जिन लोगों की चर्चा की गई वो बढ़ई है, रथकार है, बुनकर है, चर्मकार है, कुम्हार है। ये बहुत सारे लोग हैं जिनकी चर्चा ऋग्वेद में की गई है। सोना को हिरण्य नाम से पुकारा गया है ऋग्वेद में। और ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे उनको कपास की जानकारी नहीं थी, लोहे की जानकारी नहीं थी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो वैदिक समाज है उन वैदिक समाज है उसमें उत्तर वैदिक काल में लोगों को लोहे की जानकारी होती है, मतलब पूर्व वैदिक काल में लोग लोहे से परिचित नहीं होते हैं। इसके साथ ही यहाँ के लोगों को कपास की भी जानकारी नहीं होती है, जबकि हड़प्पा सभ्यता में लोगों को कपास की जानकारी रहती है, ठीक है। 1 सेकंड, ठीक है। तो व्यापार जो होता था ना वो आपका आंतरिक व्यापार मुख्य रूप से होता था, मतलब ये लोग बाहरी व्यापार बहुत कम करते थे। बाहरी व्यापार की साझी जो है वो बिल्कुल नहीं के बराबर पाई गई है, जिससे हम लोग अनुमान लगाते हैं कि जो पूर्व वैदिक कालीन, जो ऋग वैदिक काल के जो लोग थे, वो आपसी व्यापार क्या करते थे, मतलब एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोगों से व्यापार किया करते थे। इसके साथ ही मुद्रा का साझी जो है लगभग नहीं पाया गया है, मतलब मुद्रा, वैदिक सभ्यता के लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का यूज करते थे, मतलब एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु दिया करते थे। मुद्रा का कोई भी साक्ष्य यहाँ पर नहीं पाया गया है। मुद्रा का साक्ष्य जो है लगभग 300-600 बीसी में पाया जाता है यहाँ पर। अब हम लोग देखेंगे पूर्व वैदिक काल की धार्मिक स्थिति को, रिलीजियस कंडीशन को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें और बहुत ही परफेक्ट नोट्स तैयार की गई है, जिसमें मुझे लगता है कि सभी डायमेंशंस को कवर किया गया है। तो आप इसी तरह से ध्यान दे करके पढ़ें और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, जो कंपटीशन स्टेट पीसीएस लेवल का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चूँकि चैनल नया है, आप सपोर्ट कीजिए, निश्चित रूप से आपको एक अच्छा परिणाम मिलेगा। हम लोग बात करते हैं धार्मिक स्थिति की, तो धार्मिक स्थिति में बात करते हैं तो अगर कोई भी लोग पूजा करता है तो वो पूजा क्यों करता है, बात ये उठता है। तो हमारे कुछ उद्देश्य होते हैं, हमारे कुछ
दुख होते हैं, कुछ सुख होते हैं, इनको हम भगवान के साथ बांटते हैं। कुछ कमियां रहती है, उससे हम भगवान से अपनी विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो वैदिक सभ्यता में भी कुछ ऐसा ही था। यहाँ के लोग जो धार्मिक कर्मकांड करते थे, मतलब जो धर्म पूजा पाठ करते थे ना, उसका भी कुछ उद्देश्य था। वो जो उद्देश्य बताया गया एनसीईआरटी के बुक्स वगैरह में, वो क्या है, भौतिक सुख की प्राप्ति। भौतिक सुख में क्या है, पुत्र की प्राप्ति या फिर पशु की प्राप्ति को इसी उद्देश्य से लोग धार्मिक कर्मकांड किया करते थे। धार्मिक कर्मकांड में लोग यज्ञ वगैरह करते थे, ठीक है। इसके बाद जो जो लोग थे आपका ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे, वो बहुदेववादी पर विश्वास करते थे, बहुदेववादी थे, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें एकेश्वरवाद पर विश्वास था। ऋग्वेद में बहुत सारे देवताओं का अस्तित्व पाया गया है और सभी देवता जो है प्राकृतिक शक्ति के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। ऋग्वेद में जितने भी देवताओं का उल्लेख किया गया है, लगभग सभी देवता जो है प्राकृतिक शक्ति के प्रतीक है। और यहाँ पर फिर से इम्पोर्टेंस हमें दिखता है कि हमारी जो परंपरा रही है, जैसे कि आज हम लोग पीपल के वृक्ष, बरगद के वृक्ष, नीम के वृक्ष की जो पूजा करते हैं ना, ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये भी हमारी प्राचीन परंपरा से बनी रही है। मतलब ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो है हमारी पर्यावरण संरक्षण की ओर इंगित करते हैं चीज़ों को, ठीक है। प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के देवताओं की 3 श्रेणियां बांटी गई थी। पहला आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता के रूप में देवताओं को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। आकाश के देवता में सूर्य है, वरुण है, मित्र है, ठीक है, विष्णु है, आदित्य है। अंतरिक्ष के देवता में इंद्र है, रुद्र है, वायु है। पृथ्वी के देवता में अग्नि है, सोम है, पृथ्वी है, बृहस्पति है, सरस्वती है। ये कुछ देवताएं हैं जिन्हें आर्यों ने जो है 3 श्रेणियों में बांटा था। आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। चलिए बस और कुछ देर हमारे साथ बने रहिए। अब हम लोग देखते हैं कि जो इंद्र, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं की गई है वेदों में, और आर्यों के एक बहुत ही महत्वपूर्ण देवता जो रहे थे वो कौन रहे थे, इंद्र रहे थे। तो इससे कुछ क्वेश्चन जिससे बनता है, मैं उन सब चीज़ों की भी चर्चा कर रहा हूँ, तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं। चलिए, ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख किया गया है, इंद्र देवता का, बहुत अच्छी है। और ऋग्वेद में जो इंद्र देवता का उल्लेख किया गया है, ये उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। मतलब सबसे जो महत्वपूर्ण देवता है आर्यों की, वो कौन है, इंद्र है। और इंद्र को पुरंदर नाम से भी जाना जाता है। और इंद्र के लिए जो ऋग्वेद में रचनाएं की गई है, वो लगभग 250 सूक्त जो है ऋग्वेद में, वो किसके नाम पर है, इंद्र के नाम पर है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था इस वीडियो के पार्ट 1 में, अगर आप नहीं देखे हैं तो वैदिक सभ्यता के पार्ट 1 वीडियो को देख ले। उसमें जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, उसमें मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। 10 मंडल मतलब 10 चैप्टर है, 1028 मतलब 1028 सूक्त है। तो आप देख सकते हैं कि 1028 सूक्त में से 250 सूक्त जो है वो देवता इंद्र को समर्पित है, ठीक है। मतलब इंद्र देवता की स्तुति में 250 सूक्त वहाँ पर रचना किए गए हैं इसका। तो इससे पता चलता है कि आर्यों का इंद्र देवता के प्रति जो महत्व है, ये 250 सूक्त की रचनाओं से पता चलता है। आर्यों का जो युद्ध का नेता होता था, वर्षा, आंधी, तूफान का देवता, ये किसको माना गया है, ये आपका इंद्र को माना गया है। इसके साथ ही हम लोग बात करेंगे दूसरी देवताओं के बारे में, तो उसमें इंपॉर्टेंस है किसका, अग्नि का। अग्नि दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता है। मतलब आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण देवता की चर्चा की जाए तो वो कौन है, इंद्र है। दूसरे नंबर पर कौन है, अग्नि है। अग्नि की स्तुति में 200 सूक्तों की रचना की गई है। फिर बात करते हैं वरुण की। तो तीसरा प्रमुख देवता वरुण है। इसमें लगभग ऋग्वेद में 30 सूक्त की रचना वरुण देवता की स्तुति में रचे गए हैं। इसको जल निधि का प्रतिनिधित्व के रूप में देखा गया है। इसके साथ ही जो इसका अन्य नाम है वरुण का, वो कौन है, ऋतस्य गोपा। ऋतस्य गोपा वरुण का अन्य नाम बताया गया है ऋग्वेद में। इसके साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ का उल्लेख किया गया है, सोम। सोम का मतलब क्या होता है ना, एक पेय पदार्थ का देवता है, ठीक है। और ऋग्वेद की जो 9वें अध्याय है, 9वें मंडल है, इसमें सोम देवता का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र का रचना क्या किया गया है ऋग्वेद में, क्या गया है, क्वेश्चन सीधे सीधे प्रीलिम्स में पूछती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र जो है कौन से वेद से लिया गया है। तो आपका ऋग्वेद से लिया गया है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है।
और गायत्री मंत्र जो है आपका विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है, मतलब विश्वामित्र द्वारा रचित है। और इसमें सविता देवता